नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टैट से परिवार नवोदय वाले 2.0 में। आज हम क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि शाला दर्पण पर आरबीएसई द्वारा अपलोड किए गए हैं। उन मॉडल पेपर जो 5 हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की ओर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो कैसी होनी चाहिए? परिमेय संख्या। ठीक है, देखो 10 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आता, 24 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आता, 35 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आता, लेकिन 25 का वर्गमूल क्या आता है? पूर्ण संख्या में। कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? 5 आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी 5 है वो एक तरीके से क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, x² - 3 के शून्यांक होंगे, मतलब x² - 3 के शून्यांक निकालना। शून्यांक मतलब इनको सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x का ऐसा क्या मान रखे हैं कि इसका 0 आ जाए मान, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, मैं जो 3 दे रखे हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को रखे, पहले एक को रख के देखते हैं। या भी मान लो ऑप्शन वाले का मैं यदि x का मान 3 रखता हूँ, 3 3 9 होता है, 9 में से 3 घटाएगा तो 6 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखेंगे हम, ब देखेंगे, √3 है। √3 को देखो हम सॉल्व करेंगे, माइनस का √3 रखो चाहे प्लस का रखो, एक बार रखेंगे √3 को, √3 से गुणा करेगा, आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 में 3 घटेगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ब है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि √3 को जब भी आप x की जगह पे रखोगे तो उसका मान क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 में 3 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा शून्यांक कौन सा है इसमें? जो ब है वो सही होंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, x + y = 6 में कितने हल हो सकते हैं? अब देखो x + y = 6 दे रखा है, तो आप ध्यान रखो, इधर y बराबर मैं लिखूँ x, यहाँ 6 - x लिख दूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, x का मान जो कुछ भी रखूंगा मैं, y का मान कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके क्या है? असीमित हल है, मतलब अनगिनत हल है। हम x का मान जो जो रखते जाएंगे ऑटोमेटिक y का मान आता जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या है? अगणित हल है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी? अब देखो सामने पड़ा बोल दिया रैखिक। रैखिक समीकरण कहते हैं उसको जिसकी घात 1 होती है, समझ रहे बात को। तो वह समीकरण जिसमें घात 1 हो उसी को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 5वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सारवंतर। सारवंतर मतलब डी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, पहला हमारा क्या है इसमें कि 6 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 9 है। तो बाद वाले पद में से पहला पद घटाओ, 9 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ब सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 2 और 3 का भुज क्या होगा? ध्यान रखना, जो 2 और 3 है उसमें हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2 और 3 दिखा हुआ है तो ध्यान रखना, पहला आपका भुज होता है, दूसरा कोटि होती है। तो हमका इसका भुज कौन सा है? 2 है। तो इसमें सिंपल सवाल है, इसको गलत नहीं करना, कोई भी सोच समझ के करना है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के करना है। तो देखो बिंदु 2 और 3 का भुज पूछा है, भुज कितना? 2 है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि कोटि पूछता तो इसका आंसर ब होता है, ठीक है। समझ आई बात ना? ठीक है। अब देखो sin 90 का मान क्या होगा? इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है उसकी जो एक सारणी है, जो कोणों का मान वाली सारणी है, उस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा और आपको उसकी लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपका एग्जाम के अंदर कोई भी यदि मान लो कोणों का मान आ जाए तो उसको आप आसानी से लिख सको, या फिर उसका कहीं पर वैल्यू पुट करनी है तो उसको कर सको, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मान बेटा sin 90 का मान कितना होगा? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? परिधि बटा व्यास। परिधि क्या होती है? किसी भी वर्ग की परिधि कितनी होती है? 2πr होता है, ठीक है। बटे भाग में क्या लिखा है? व्यास। व्यास को हम क्या लिख सकते हैं? व्यास क्या होता है हमारा? d बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2r कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? 2r। तो हमने व्यास बटे परिधि बटा व्यास, व्यास को हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। अब r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या अपना? पाई बचा। आंसर क्या आ जाएगा अपना? पाई। ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका 10 सही हो जाएगा। समझ में आया होगा ना भाई? डी मतलब व्यास, डी मतलब क्या है? व्यास। व्यास का मान कितना होता है? 2r होता है, और परिधि हमारी क्या होती है? वर्ग की 2πr होती है। 2πr के अंदर 2r का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? पाई बचेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान क्या होगा? तो ध्यान रखना, एक वर्ग है उसका प्रत्येक चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, तो उसका मान कितना होता है? कोण का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर इसमें भी द हो जाएगा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। अरे यार एक मिनट, अरे नीचे नहीं भाई, नीचे कहाँ जा रहा है, ध्यान दो बेटा। तो त्रिज्या ऊंचाई, ध्यान रखो एक शंकु है, जैसे मान लो ये आपका शंकु हो गया और इसमें जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है आपकी 6 और जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 8। तो आपको पूछा है ये चीज, एल पूछा है, मतलब त्रिज्या ऊंचाई पूछा है। तो आपका देखो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पाइथागोरस का थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो एल स्क्वायर आना चाहिए। मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 8 है, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और ये कितना है 36, 6 का कितना 36, दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमें तो क्या चाहिए, एल का मान चाहिए, तो ये एल स्क्वायर है वो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल बदल जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो एल का मान कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। मतलब तेरे ऊंचाई अपनी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट, 100 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि 4 3 2 6 5 का माध्यक याद करो। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, तो पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। पहले 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है। 2 3 4 5 6, आपको क्या निकालना, माध्यक निकालना था। तो देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच और बचेगा वो हमारी क्या हो गया माध्यिका होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 100 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 100 सही हो जाएगा, 4 वाला, ठीक है ना। फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, अब ध्यान रखना, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता तो हमेशा कितनी होती है 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। और किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की घटना का जो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक तो निश्चित प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। निश्चित जिसकी जैसे किसी भी घटना की यदि प्रायिकता यदि मान लो निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। ध्यान रखना, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। ध्यान दोगला, और हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता किन दो अंकों के बीच में रहती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। किसी भी संख्या की किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती, ये भी आपको याद रखना है। घटना हमेशा प्रायिकता क्या होगी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी प्रायिकता, ठीक है ना। आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है अधिकतम प्रायिकता कितनी 1 हो सकती है, न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती और 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 5 7 9 11 का प्रथम पद, प्रथम पद क्या है ए हमारा 5 है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन खालिस्तान में क्या लिखोगे आप इधर, सॉरी हाँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हो सकती है असीमित, ठीक है, अनलिमिटेड कह सकते हो, या फिर जिसको हम गिन ही नहीं सकते अनकाउंटेबल, ठीक है, मतलब अनगिनत होती है, क्या होती है अनगिनत होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है ना, तो इसको हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी परिमेय संख्या ये दो संख्या के बीच में आएगी, ठीक है ना। और समांतर श्रेणी में 5 7 9 11 का प्रथम पद, प्रथम पद हमारा क्या है ए हमारा क्या है इसमें प्रथम पद 5 है, तो ऑप्शन खाली में क्या खालिस्तान में क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, यदि आप एक मान प्रथम पद नहीं पूछा होता सार्वत्र पूछते तो आपको क्या करना पड़ता, 7 में से 5 को घटाते, 7 में से 5 को क्या करते घटाते और घटाने के बाद जो आंसर आता 2 उसको 2 को इस खालिस्तान में लिखते, दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर आप तो लिखते। फिर क्या बोला है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, मतलब उनमें क्या होते हैं कोण तो बराबर होंगे, तो कोण के आधार पर आप कह सकते हो कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं एक तरीके से आप समरूप होते हैं, क्योंकि उनके कोण तीनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के अंदर कोणों जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, चाहे वो छोटा कोण छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो, कोण हमेशा क्या होगा उसका हमेशा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन आपका, साइन 45 बटे कॉस 45। अब देखो साइन 45 का मान भी क्या होता है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2, तो ये सेम नंबर से सेम नंबर कटेगा, आंसर कितना आएगा 1, तो आप इसका चौथे में खालिस्तान में का आंसर लिखोगे 1 लिखोगे, ठीक है ना। और जिन परीक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है वह परीक्षणों का क्या कहलाता है, अब देखो जिन परीक्षणों की बारंबारता अधिक होती है फ्रिक्वेंसी अधिक होती है वो हमेशा उसका क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है, क्या कहते हैं उसको हम बहुलक कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको हम बहुलक कहेंगे, या फिर आपको मैंने बताया था
मोड, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, मोड कहेंगे, हिंदी में बहुलक कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता हमेशा 0 होगी। क्यों? क्योंकि एक पासे के अंदर 6 अंक, अधिकतम 6 ही होता है, 6 से अधिक आने की प्रायिकता होती भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक अनिश्चित घटना है, 6 से अधिक अंक आ नहीं सकता, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, 0 हो जाएगी, ठीक है। वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्य 5 और 8 है। अब इसका मैंने पिछले पेपर में भी करवाया था, जो माइनस का 1/4 और 1/4 शून्य दे रखे थे, उसको एक फॉर्मूले से आपको क्या करना था, हल करना था, ठीक है ना। तो मैं उसको भी आप एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आपको उसे याद रखना पड़ेगा, के बराबर कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। अब देखो, इसी को मैं यदि मान लो फॉर्मूले में रखूं, तो हमारा जो एक शून्य के वो कितना दे रखा है, 5 है और एक 8 है। अल्फा हमारा 5 है और बीटा है वो हमारा 8 है। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा कितना है हमारा 5, बीटा कितना है 8, गुणा एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 इंटू 8 करो, 8 पंजे 40, सीधा लिख दो बोले, ठीक है। फिर देखो इधर 8 और 5 कितने हुए, 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 13 है, और ये एक्स है तो एक्स का एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 13x प्लस 40, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, द्विघात बहुपद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। के का मान कब लगाते हैं, जब हर में कुछ न कुछ संख्याएं हो, और हर में कुछ था नहीं तो हमने के का मान नहीं रखा, ठीक है। आंसर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे आप, देखो कि अपना क्या दे रखा है कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखो, माना इसको आप एक तरीके से दो चर वाला समीकरण है, उनमें आपको व्यक्त करना है। जैसे मानना पेंसिल का मूल्य हमारा कितना है, एक्स है, ठीक है, और पेन का मूल्य कितना है हमारा, वाई है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 9 पेन का मूल्य निकालना है तो कितना हो जाएगा, 9x, 9 पेंसिल का मूल्य निकालना 9x हो जाएगा, और यदि 8 पेन का मूल्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 9x प्लस 8y बराबर में 54, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक का मूल्य x है तो 9 का 9x हो जाएगा, यदि एक का मूल्य y है तो 8 का 8 है, सॉरी 8y, सॉरी मिस्टेक हो गया, 8y हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। बी आपका कौन सा है, जो ये, जैसे मान लो हमें मैं लिखूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो हमारे समीकरण क्या लिखेगी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर में 0। अब ध्यान दोगे, जब यहाँ पर कुछ नहीं हो तो समय क्या मानते हैं, ए का मान हमारा कितना है, 1 है। ए का मान कितना है इधर, 1 है। यहाँ एक्स के साथ में कोई नहीं, मतलब बी का मान भी क्या है, 1 है। फिर सी का मान कितना है, माइनस का 1 है। सी का मान कितना है, माइनस का 1 है। तब हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालनी। बी मतलब कितना, बी कितना हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी इस वाले डी वाले फॉर्मूले में रखना है आपको। बी का मान कितना है, बी का मान कितना है हमारा, 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस 4, ए का मान कितना है हमारा, वो भी 1 है, तो गुणा ए, गुणा सी का मान कितना है, माइनस का 1, तो ये लिख दिया माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को गुणा किया 1 से किया कितना 4, फिर 4 को गुणा किया -1 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 गुणा -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, 5 आ रहा है, इसका मतलब मूल क्या है इसके मूल विभिन्न होंगे, कितने मतलब सॉरी भिन्न भिन्न होंगे। और क्या बोला इसमें कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूल क्या होंगे इसमें
अब तरीके कैसे होगी, वास्तविक मूल होंगे और प्लस मूल क्या होंगे, असमान मूल होंगे, मतलब दोनों भिन्न भिन्न मूल होंगे, ठीक है ना। समान मूल नहीं होंगे। समान मूल कब होते हैं, जब डी का मान क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। यहाँ पे 5 की जगह 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि इसका मूल का जो मूल होंगे वो क्या होते, समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, असमान मूल होंगे प्लस क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। इसकी मूल प्रकृति हो गई। अगला क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालना मतलब A10, क्या निकालना है, A10। आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ, A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D, A + 9D। तो ध्यान दो, A + 9D, तो A तो हमारा कितना है, 2 है, प्लस 9 का 9, D निकालिए, D क्या दे रखा है, 7 में से 2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो 9 5 45, 45 2 कितने होंगे, 46। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A10 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर पाँचवा क्या बोला है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, A का मान दिया हुआ है इतना, B का मान दिया हुआ हो तो A B का मध्य बिंदु निकालिए। मान लो जैसे ये रेखा है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु आपको निकालना है। एक 4 और 0 दे रखा है, ये निर्देशांक दे रखे हैं, और दूसरे बिंदु के दूसरे छोर के निर्देशांक दे रखे 0 और 4। आपको इसका मध्य बिंदु निकालना, मतलब ये आपको x और y निकालना है। तो x और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 बटे 2, मतलब 4 और 0 को जोड़ दो, 4 + 0 बटे में 2, ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, मतलब ये x आ जाएगा। और y का मान निकालना है तो y1 + y2 बटे में 2, मतलब 0 + 4 बटे में 2। एक तरीके से हम निकालेंगे तो 4 और 0 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया। तो x का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और y का मान भी कितना आएगा, एक तरीके से 2 आ जाएगा। तो इसके जो मध्य बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे, 2 2 आएंगे, ठीक है। भुज भी 2 आएगी और कोटि भी 2 आएगा, ठीक है। अगला देखिए, और देखिए साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो समीकरण लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे लिखो एक बार, 1 - 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब इसको वैल्यू को पुट कीजिए। जो आपका देखो साइन थीटा का मान कितना रहेगा, 1/2 दे रखा है ना, तो 1/2 को आपको साइन थीटा की जगह करना है। तो 1 - 2 गुणा 1/2 को रखा हमने उसकी जगह, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, बटे का 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 गुणा इस 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 2, 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया, और बट्टा नीचे कितना है, 1/2 है हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 1/2 बटे में 1/2 बटे में 2। तो देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचा, 1। तो ऊपर भी कितना बचा, 1/2 बटे में कितना नीचे, 1/2। सेम नंबर कर देगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा आंसर, 1 आंसर आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि रह गया था, 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30। इसमें क्या करोगे आप, tan 30 का मान रखना है। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ tan 30 है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1/√3 रख देंगे। 2 का 2 रखेंगे, tan 30 की जगह 1/√3 बट्टा 1 माइनस कॉस्टक 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, तो ऊपर वाला जो अंश सॉल्व करेंगे तो 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 का √3, तो 2/√3 आ जाएगा। आगे नीचे क्या होगा, जब हम 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 हो जाता है, क्योंकि फिर देखो ये 3 हो जाता है, क्योंकि रूट से रूट गुणा होकर कट जाता है, ठीक है। तो अब 3 को सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, 3 गुणा 1 3, 3 में से 1 गया, कितना हुआ, 2/3। तो नीचे लिखा जाएगा 2/3, ऊपर लिखा जाएगा 2/√3। अब देखो अंश से अंश कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/√3 और नीचे बचेगा 1/3। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे डिवाइड वाले को, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा या फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/√3 गुणा 3/1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको सीधा, तो क्या हो जाएगा, 3/√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका हर का परिमीकरण करेंगे, तो नीचे √3 है, तो 3 को हर अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे, √3 गुणा 3/√3। तो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, बट्टे में √3 को √3 से गुणा कर 3 आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारा √3 आंसर बचेगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए इधर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है, तो चाप की लंबाई निकालिए। देखो एक वृत्त है, उस वृत्त के जो अंदर केंद्र से त्रिज्या खंड बनाया हुआ है, एक तरीके से
वो 60 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ पे कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। तो आपको क्या करना है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और वर्त का चाप कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई निकालनी, मतलब आपको ये लंबाई निकालनी है। तो ध्यान रखना, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणे में होता है 2 पाई आर, क्योंकि जो हमारी परिधि जो ये चाप है वो परिधि पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 बटे में 360 गुणा 2 का 2, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर कितना है हमारा? 7। तो 7 से 7 कट गया, और 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार कट गया, 6 36, 2 से ये कट गया 3 बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, क्या आ गया हमारा? 22/3 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा इधर? 8 3 24, 7 3 21, 7 या 21, पीछे 1 बच गया। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, बिन में लिखेंगे इस रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट हम करेंगे तो आपका आंसर आप लिख दोगे 7.3333, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? त्रिभुजों की समरूपता के नियम, ठीक है ना। तो त्रिभुजों की समरूपता के नियम बेटा एक होते हैं, दो होते हैं मेनली, ठीक है ना। मेनली दो होते हैं। क्या होते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण एक तो क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, और इसका संगत कोण ये, आपस में क्या हो? बराबर हो। मतलब एक तो संगत कोण बराबर हो, ठीक है, बराबर हो। दूसरा क्या होता है? संगत भुजाएं। संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो। कैसी हो? समानुपाती हो, ठीक है ना। तो ये दो नियम मैंने है, जो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा फोटो, उस पर आप देख लीजिएगा, प्रॉपर से पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है ना। और उसके अलावा भी देखो, जो नियम होते हैं हमारे, जो आप कहते हैं समरूपता के नियम होते हैं, जो मेनली वो कितने? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो तीनों कोण क्या हो? बराबर हो। तो ये क्या हो जाएगी? ए समरूपता कसौटी हो जाएगी, समरूपता कसौटी। दूसरा और कसौटी कौन सी होती है? एक होती है तीनों साइड यदि समानुपाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? एस 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 हो जाएगी। और एक और होती है जो होती है एस ए एस, जिसमें एक कोण होगा जो वो क्या होगा? इक्वल होगा, और इसके उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं क्या होगी? वो आपस में समानुपाती होगी। जैसे मालूम है कहूँ ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, जैसे मान लो इस कोण को ले लिया हमने, इस कोण को ले लिया, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के समानुपाती होना चाहिए। मतलब ये बेटा इस भुजा को इस भुजा में भाग देंगे और इस भुजा को इस भुजा में भाग देंगे, तो अनुपात क्या आना चाहिए? जो आंसर आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तभी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी? SAS लग जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10, एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना बेलन है, ये बेलन है, ऐसा होता है बेलन, ठीक है। इसकी त्रिज्या दी हुई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई देगी, त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर दे रखा है। कितना दे रखा है? आर दे रखा है 7। ऊंचाई मतलब ये हाइट दे रखी है कितनी? 30। आपको निकालना है इसका आयतन, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का एरिया गुणा हाइट। सर्कल का एरिया गुणा को क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा हाइट, मतलब ऊंचाई। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 7। तो 7 को गुणा करिए 7 से, गुणा एच का मान कितना है? 30। तो 30 को 30 लिख दिया। 7 से 7 कट गया, बचा कितना? 7 या 21, 0 का 0, 210 गुणे में क्या लिखेंगे इधर? 22। और इसको हम सॉल्व करेंगे। 21 दूनी 42 का 2, असल का 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, और पीछे 0 का 0 लग गया। तो 4620 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं हमारे, क्या दे रखा है कि एक तरीके से आप औसत मान दे रखा है, क्या है? नंबर 11 क्वेश्चन दे रखा है आपका, 40 x 42 और 20, इसका माध्य मतलब औसत। 1 2 3 4 अंक है, तो राशि संख्या कितनी? 4। राशियों का योग बोला, माध्य कितना दिया हुआ बराबर हमारा? आपका 26 दिया हुआ। कितना दिया हुआ माध्य? 26 दिया हुआ। तो हमें किसका मान निकालना है? x का निकालना है।
इन सभी संख्याओं को जोड़ दो और 4 को मतलब x का मान निकालना है, x को इधर है, बाकी मान सबको इधर ले जाना है, इसको जोड़ देंगे एक बार। देख लो इधर 20 और इस 42 कितने हुए हमारे, 40 और 20 60 और 2 62 हो गए, 62 और 40 कितने होंगे 102 हो गए, कितने होंगे 102। तो हम लिख सकते हैं 102 प्लस में x। अब देखो 4 ही क्या इधर भाग में, इधर जाके आ जाएगा गुणे में, तो इसमें लिख देंगे इसको 26 गुना 4। ठीक है, अब ध्यान दो इधर हमारे इधर क्या है, ये x क्या है प्लस में, 102 के प्लस में, हमें x का मान निकालना है, तो 102 इधर जाके घटा देंगे, तो ध्यान में 26 का कितना हो जाता है 600 का, 24 का 4 हासिल का 2 624 हासिल का 4 हासिल का 2 4 दूनी 8 2 कितने हुए 10, तो 104 आ गया। अब यदि x का मान इनका गुणा करके लिख दिया हमने, x का मान निकालना 102 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 102, तो आंसर कितना आएगा आपका उत्तर 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी भी यदि PE बराबर 0.15 है तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात आपको पता होगी, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, किसी भी घटना के होने तथा नहीं होने के प्रायिकता का जो योग होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। मतलब किसी भी घटना के होने की और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, योग 1 होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है 0.15 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब आप लिख सकते हो P इवेंट बार लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये नहीं होने की घटना है, बराबर कितना है 1। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना, नहीं होने की घटना निकालनी है, तो ये क्या है इधर प्लस में, तो इधर जाके घटा दो उसमें से। तो हम लिख सकते हैं कि भाई किसी P की घटना नहीं होने की, PE नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस जो ये 0.15 को इधर जाके घटा देना है, 0.15 घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, ध्यान दो इधर 1 0 लिखेंगे और घटाना कितना 0.15 घटाना है, तो ऐसे घटाएंगे। 10 में से 5 गया, 5 बोरो किया उधार लिया, 10 कहाँ से आया सोच रहे होंगे 10 कहाँ से, 10 वाले ध्यान देना। अगला क्या है 9 में से 1 जाएगा, पीछे कितना आएगा इधर 8 आएगा, और वहाँ पे देखो 1 था वही असल लीजिए, पीछे कितना बचा इधर 0 बचा। तो कहने का मतलब हम क्या इधर है 0.85 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जब होने की प्रायिकता 0.15 है तो नहीं होने की प्रायिकता 0.85 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह। ठीक है, फिर अब मैं आपको थोड़ा पेपर आगे दिखा देता हूँ, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमसे क्या करोगे, कांटेक्ट करना, मैं आपको अब मेरी तरफ से पूर्ण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चनों के। ठीक है, ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर जो आपके साला दर्पण पे जो अपलोड हुए हैं वो आपको आप तक पहुँच जाए। ठीक है ना, कोई किसी दूसरी PDF की जरूरत नहीं पड़े, आप आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है ना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका भी ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर एक स्क्रीनशॉट लास्ट बच रहा है उसका भी ले लो। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, फिर एक और है, हाँ, अब आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, हो सके तो एक बार और रिवाइज ले लो, जल्दी करिए तो इसका ले लो रिवाइज, वापस ले लो एक बार। ठीक है ना, जल्दी करो, और किसी ने इसका नहीं लिया तो इसका भी जल्दी जल्दी ले लो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू एंड जो जाने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।